हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एजुकेशन बर्ड्स में। आज हम राजनीति विज्ञान क्लास 12th के शक्ति सत्ता वैधता वाले चैप्टर को कवर करेंगे। इसको भी हम दो भाग में कवर करेंगे, क्योंकि अगर एक भाग में करते हैं तो हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसके मैंने दो पार्ट बनाए हैं। हम इसमें पढ़ेंगे, पहले शक्ति पढ़ेंगे, शक्ति का बल और प्रभाव से भेद पढ़ेंगे और शक्ति की संरचना पढ़ेंगे। उसके बाद हम सत्ता और वैधता पर अध्ययन करेंगे। जैसे शक्ति क्या है? पावर, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पावर। शक्ति राजनीतिक विज्ञान की, जो हमारा विषय है, कि मूल अवधारणा रही है, यानी कि ये मूल में रही है। हमेशा राजनीति शक्ति के आधार पर ही चली है। ये हम प्राचीन समय से ही देखते आ रहे हैं। हमारे समाज का वह क्षेत्र जहाँ सभी के लिए नियम बनाए जाते हैं, सभी के लिए निर्णय लिए जाते हैं तथा अधिकारों एवं कर्तव्यों का आवंटन भी किया जाता है। इन सब कार्यों को करने के लिए किसकी जरूरत होती है? शक्ति की जरूरत होती है। किसकी? शक्ति की। लेकिन शक्ति का स्वरूप क्या होगा? कैसे, किस रूप में होगी? उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? समाज में शक्ति का स्रोत क्या होगा, यानी कि शक्ति हमें किस प्रकार मिलेगी? आदि तत्वों पर एक रूपता का अभाव रहा है। हम जानते हैं ना, प्राचीन समय से सैनिक शक्ति महत्वपूर्ण तत्व रही। जिस राजा के पास ज्यादा सेना थी उसकी वही विजयी रहता था और वो ही अपने साम्राज्य बढ़ा पाता था। वही इस समय राजनीतिक शक्ति पर विशेष जोर दिया जाता है। प्राचीन समय में कौन सी शक्ति पर? सैनिक शक्ति पर, और वर्तमान में राजनीतिक शक्ति पर। अब हमारे भारतीय जो प्राचीन चिंतक थे, उन्होंने देखो, मनु, कौटिल्य, शुक्र आदि ने शक्ति के विविध प्रकारों पर प्रकाश डाला, यानी कि उन्होंने विविध तत्व बताए इसके। वहीं मैकियावेली, जो एक यूरोपियन चिंतक है, को प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है। एक नंबर का प्रश्न है ये। यूरोपियन चिंतन में मैकियावेली जो थे, कौन थे? प्रथम शक्तिवादी विचारक थे ये। उनके बाद कौन आए? इंग्लैंड के थॉमस हॉब्स ने, उनकी पुस्तक है एक लेवियाथन, कब प्रकाशित हुई? 1651 में। एक नंबर का प्रश्न है, नोट आउट करो इसको। लेवियाथन किसकी पुस्तक है? थॉमस हॉब्स की। में राजनीति और राज्य के क्षेत्र में शक्ति के महत्व को उन्होंने बताया। आधुनिक समय में देखो, अब आधुनिक समय में राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रणेता कौन रहे? चार्ल्स मेरियम रहे। कौन रहे? चार्ल्स मेरियम। अंडरलाइन करना इसको। उन्होंने शक्ति के विविध पक्षों की व्याख्या की और उनके बाद शक्ति की अवधारणा को किसने स्पष्ट किया? कैटलिन ने किया, लासवेल ने किया, कैपलान ने किया, मार्गेनथाउ ने किया। इन्होंने शक्ति के अवधारणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैटलिन ने क्या कहा? देखिए, इसमें कैटलिन ने शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। राजनीति विज्ञान को किसके रूप में परिभाषित किया? शक्ति के विज्ञान के रूप में, यानी कि राजनीति शक्ति को उन्होंने महत्व दिया। उसके बाद देखते हम हेराल्ड लासवेल के अनुसार राजनीतिक शक्ति विज्ञान की मुख्य विषय वस्तु रही है। किसने माना ये? हेराल्ड लासवेल ने। इसको भी अंडरलाइन कर लेना। राजनीति विज्ञान की मुख्य विषय वस्तु शक्ति को किसने माना? लासवेल ने। इसलिए लासवेल ने अपनी पुस्तक कौन सी, कौन, कब, क्या, कैसे को प्राप्त करते हैं, यानी इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, पॉलिटिक्स, हु गेट्स, व्हाट, व्हेन, हाउ। इसी प्रकार मैकाइवर ने भी अपनी पुस्तक लिखी। कौन सी? द वेब ऑफ गवर्नमेंट। में शक्ति को परिभाषित करते हुए लिखा कि यह किसी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन कराया जाता है। तो मोस्टली हमारे समझ में आ गया शक्ति का क्या मतलब, कि हम अपने प्रभाव से किसी दूसरे व्यक्ति से अपना मनचाहा काम करवाएं, उसको हम क्या कहेंगे? शक्ति। ऑर्गेन्स्की ने कहा, शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। इसको याद कर लेना। परिभाषा के रूप में ऑर्गेन्स्की की परिभाषा है जो महत्वपूर्ण है। और बायस्टेड ने क्या कहा? शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। ठीक है, इतना ही हमें इसमें करना है। अब हम देखते हैं शक्ति का बल और प्रभाव से भेद। शक्ति हम जानते हैं, बल भी जानते हैं और प्रभाव भी जानते हैं। शक्ति एक प्रच्छन्न बल है, यानी कि छुपी हुआ बल,
और बल क्या है? प्रकट बल। और प्रभाव क्या है? प्रभाव हम जानते हैं अपने विचारों का किसी पर प्रभाव होना, असर होना। तो शक्ति में बल और प्रभाव क्या होते हैं? दोनों निहित होते हैं। समझ में आ गया? शक्ति कैसा बल है? प्रच्छन्न बल। और बल कैसा है? प्रकट शक्ति। हम देखते हैं ना, किसी वस्तु को अगर हम धक्का लगाते हैं तो लुढ़क जाती है, गिर जाती है। तो वो गिरना जो क्या है, हमने जो उस पे धक्का लगाया वो क्या था? बल था ना वो। हाँ, इस प्रकार हम जानते हैं कि बल है जो प्रकट शक्ति है। ठीक। अब हम देखते हैं जब शक्ति व प्रभाव में अंतर किया जाता है तो प्रभाव अप्रकट होता है, हमें प्रभाव दिखाई नहीं देता, तब शक्ति प्रकट होती है। हमने देखा जब शक्ति और बल में देखते हैं तो शक्ति प्रच्छन्न होती है और बल स्पष्ट होता है। लेकिन जब हम प्रभाव और शक्ति में अंतर स्पष्ट करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि प्रभाव तो हमें दिखाई नहीं देता, जबकि शक्ति यानी प्रभाव को लागू करने के लिए जो शक्ति इस्तेमाल की जाती है वो हमें दिखाई देती है। शक्ति अप्रकट तत्व है लेकिन बल प्रकट तत्व है, ये भी हमारे समझ में आ गया। बाद में शक्ति अप्रकट हो जाती है और बल प्रकट हो जाता है। पुलिस के पास अपराधी को दंडित करने की शक्ति निहित रहती है, लेकिन जब वह वास्तव में उसे दंड देती है, जो कि आर्थिक दंड भी से हो सकता है, शारीरिक दंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तब वह बल का प्रयोग करती है। अथवा शिक्षक के पास विद्यार्थी को कक्षा से बाहर निकालने की क्या हो गई? शक्ति। ये कैसी है? अप्रकट है ना। अब जब उसको बाहर धक्का मार के निकाला जाए या हाथ पकड़ के निकाला जाए, वो कैसी शक्ति हो गई? बल। वो क्या हो गया? बल हो गया। इसी तरह शक्ति और प्रभाव में भी अनेक समानताएं और असमानताएं होती हैं। अंडरलाइन करना इसको। दोनों एक दूसरे के सबलता प्रदान करते हैं, दोनों ही औचित्यपूर्ण हैं और प्रभावशाली होते हैं। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है और शक्ति प्रभाव उत्पन्न करती है। दोनों में अंतर भी होता है। क्या? शक्ति दमनात्मक होती है जबकि प्रभाव दमनात्मक नहीं होता। शक्ति के पीछे कठोर भौतिक बल होता है जबकि प्रभाव के पीछे कौन सा बल होता है? मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, मनोवैज्ञानिक होता है उसके ऊपर। इस प्रकार प्रयोग में शक्ति का जब प्रयोग करते हैं कि किसी के खिलाफ उसकी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है, लेकिन प्रभाव का संबंध बन जाता है, आत्मीयता का संबंध बन जाता है प्रभाव से, और उसकी इसी सफलता पर वह आधारित रहती है। शक्ति जब इसके अलावा शक्ति क्या है? अप्रजातांत्रिक। अंडरलाइन कर लेना इसको। शक्ति कैसा तत्व है? अप्रजातांत्रिक। जबकि प्रभाव कैसा तत्व है? पूर्णतः प्रजातांत्रिक। शक्ति कितनी भी अधिक हो उसे स्थिर हेतु प्रभाव की आवश्यकता ही होती है। यानी कि अगर हम कोरी शक्ति की इस्तेमाल करते रहेंगे तो अंततः वो तानाशाह बन जाएगी और जनता हो या किसी पे शक्ति इस्तेमाल की जाती है वह उसका विरोध करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर शक्ति का इस्तेमाल प्रभाव के साथ ही किया जाएगा तो वो उसका विरोध नहीं करेगा, उसको पालना उसकी करेगा। हम देखते हैं कि जैसे अंग्रेज भारतीय जनता से शक्ति के माध्यम से अपने आदेशों की पालना करवाते थे, है ना, डंडे के जोर से उनको गुलाम बना रखा था। जबकि महात्मा गांधी का प्रयोग कैसा था? प्रभाव। उन्होंने कैसा प्रयोग किया था? अहिंसात्मक। इस प्रकार हम देखेंगे अब शक्ति के रूप, यानी कि काइंड ऑफ पावर। अब इसको ध्यान से देखें कि कितने प्रकार की हमारे पास शक्ति हो सकती है। राजनीति विज्ञान में शक्ति का बहुत विस्तृत प्रयोग होता है। ध्यान है, अंडरलाइन कर लेना। किसमें? विस्तृत रूप से किसमें? राजनीति में, जिन्हें हम शक्ति के विविध आयाम भी कह सकते हैं। मोटे रूप से 3 तरह की शक्ति, राजनीतिक, आर्थिक और विचारधारात्मक शक्ति की पहचान कर सकते हैं। 3 कौन कौन सी? राजनीतिक, आर्थिक और विचारधारात्मक। देखना राजनीतिक शक्ति देखो पहले, सबसे पहले राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य है समाज के मूल्यवान संसाधनों, कौन कौन से? पद, प्रतिष्ठा, कर, पुरस्कार, दंड आदि का समाज के विभिन्न समूह में आवंटन, यानी कि बंटवारा। सामान्यतः राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के विभिन्न अंग, हमें पता नहीं सरकार के कितने अंग? 3 अंग। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में करते हैं, जिन्हें हम शक्ति के औपचारिक अंग कहते हैं। इसके अलावा हम और में भी शक्ति का प्रयोग करते हैं। राजनीति शक्ति का दबाव समूह, राजनीतिक दल और प्रभावशाली व्यक्ति भी सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता
रखते हैं। अतः इन्हें हम कौन सी शक्ति का कहेंगे? अनौपचारिक अंग कहते हैं। तो हमें पता लग गया औपचारिक में कौन सा, जो हम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में शक्ति का इस्तेमाल करते हैं वो औपचारिक हो गया, और अनौपचारिक में दबाव समूह, राजनीतिक दल और प्रभावशाली व्यक्ति। दूसरा, आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति का अर्थ है उत्पादन के साधनों एवं धन संपदा का स्वामित्व। आर्थिक शक्ति अनेक तरह से राजनीतिक शक्ति को क्या करती है? प्रभावित करती है। ऐसा माना जाता है कि जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं वे राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होते हैं। आज हम देखते हैं ना, इलेक्शन कौन जीतता है? जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, शक्तिशाली, आर्थिक रूप से जो शक्तिशाली होता है वही तो इलेक्शन जीतता है। ये हमने इसमें देखा, अभी प्रत्यक्षता में देखते हैं हम। इसी प्रकार इसको माना गया है कि राजनीतिक शक्ति उसी के पास होगी जिसके पास आर्थिक शक्ति होगी। इसके संबंध में अनेक तरह की विचारधाराएं, जैसे उदारवाद, मार्क्सवाद में भी अंतर आया है। उदारवाद के अनुसार क्या कहा? राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करने वाले समाज में अनेक तत्व होते हैं जिनमें आपस में आत्मनिर्भरता रहती है। आर्थिक तत्व ही राजनीतिक शक्ति को निर्धारित नहीं करता, ये विचारधारा कहते हैं। जबकि हमें पता है कि राजनीति में आर्थिक का कितना महत्व है। अब आते हम विचारधारात्मक शक्ति। हमने दो शक्ति देखी, राजनीतिक शक्ति देखी, आर्थिक शक्ति देखी। अब हम तीसरी शक्ति देख रहे हैं, विचारधारात्मक, यानी कि विचारों की शक्ति। विचारधारा का अर्थ क्या होता है? विचारों का समूह जिसके आधार पर हमारे दृष्टिकोण का विकास होता है। यह लोगों के सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करता है। यह विचारधारा किसी शासन व्यवस्था को लोगों की दृष्टि में उचित ठहराती है, इसलिए उसे क्या मिल जाती है? वैधता मिल जाती है। और भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं प्रचलित, उन्हें उचित ठहराने के लिए, जैसे उदारवाद, साम्यवाद, समाजवाद, एकात्मवाद, मानववाद इत्यादि विचारधाराओं का सहारा लिया जाता है। हमने हमारे यहाँ भी देखी ना, गांधीवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा। तो ये सारी विचारधाराएं हैं, एक समूह है विचारों का जो एक रूप ले लेता है और अपनी उसको शक्ति का इस्तेमाल उस पर उसके माध्यम से करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कालांतर में परिस्थितियां बदल जाती हैं और तर्क की दृष्टि से यह विचार पुराना पड़ जाता है, परंतु कुछ लोग उस विचार को बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि उसके पास उनके स्वार्थ जुड़े रहते हैं। यह वर्ग इसे बचाए रखने के लिए हिंसा का प्रयोग भी करते हैं। हमने मार्क्सवाद देखा है ना, मार्क्सवाद हमने 11वीं क्लास में भी पढ़ा था। साम्यवाद के नाम का पूर्व सोवियत संघ, कंबोडिया आदि देशों में हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। माओवादियों ने चीन में सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर क्या करा था? लोगों का सफाया कर दिया था। भारत में माओवादी, नक्सलवादी इसी विचारधारा से, हमें पता है ना, पूर्वोत्तर में नक्सलवादी विचारधारा चलती है ना, वहां क्या करते हैं? जमीन में माइंस बिछा दी जाती है और पता तक नहीं चलता, हमारी सेना का वहां खात्मा तक हो जाता है। वो किस आधार पर? नक्सलवाद के आधार पर। तो ये ऐसी विचारधाराएं हैं जिनके आधार पर शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं शक्ति की संरचना। भारत में देखना है, केरल राज्य में भी मार्क्सवादी कार्यकर्ता अपने वैचारिक विरोधियों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई में संलग्न है, लिप्त है वो भी। अब हम संरचना देखते हैं। शक्ति की परंपरागत संकल्पना ऐसी क्षमता के रूप में की जाती है जिससे एक पक्ष दूसरे पक्षों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। ऐसे में क्या समाज ऐसे समूह को पहचान कर सकते हैं जो नियमित रूप से किसी अन्य पर शक्ति का प्रयोग करते हैं? इसके 4 सिद्धांत है। देखो, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत जो कि किसने दिया? मार्क्स ने दिया। अंडरलाइन करना, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत किसने दिया? मार्क्स ने दिया। जिसकी मूल मान्यता क्या थी? आर्थिक आधार पर समाज को 2 वर्गों में बांट देना, आर्थिक रूप से ताकतवर वर्ग बुर्जुआ, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग। यानी कि मार्क्स ने समाज को कितने वर्गों में बांट दिया? 2 वर्गों में। कौन कौन से? एक तो बुर्जुआ वर्ग जो जिसके पास आर्थिक रूप से ताकत है, और एक दुर्बल वर्ग। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अनुसार भी समाज शक्ति के आधार पर कितने रूपों में बट गया? 2 रूपों में बट गया, 2 वर्गों में बट गया। विशिष्ट वर्ग जो शक्तिशाली है तथा सामान्य वर्ग जिसके ऊपर शक्ति प्रयुक्त होती है। यानी विशिष्ट वर्ग है जो सामान्य वर्ग पर शक्ति का इस्तेमाल करता है। ये बट गए, लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार यह वर्ग विभाजन केवल आर्थिक आधार पर नहीं होकर इसके अनेक आधार हैं, जैसे कुशलता के आधार पर, आनुवंशिकता के आधार पर, संगठन क्षमता, बुद्धि, प्रबंध क्षमता,
नेतृत्व क्षमता आदि के आधार पर, इन योग्यताओं के आधार पर प्रत्येक देश और प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था में समाज का छोटा वर्ग उभर कर आता है, जो शक्तिशाली होता है और सामान्य जन पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। जैसे देश के राजनेता करते ना, प्रशासक वर्ग, उद्योगपति, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर आदि मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। अगला सिद्धांत देखो, नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत का क्या मानना है? समाज में शक्ति के विभाजन का आधार तो उन्होंने लैंगिक मान लिया कि समाज जो है एक सारी शक्ति पुरुष वर्ग के पास रख दी, यानी कि समाज कैसा वर्ग है? पुरुष प्रधान वर्ग है, जो महिलाओं के ऊपर अपनी शक्ति का क्या करता है? प्रयोग करता है। अतः इस आधार पर यूरोप में नारी मुक्ति के आंदोलन प्रारंभ हुए, जो पुरुषों के पितृसत्तात्मक प्रभुत्व का अंत करना चाहते थे। अब आते हम बहुलवादी सिद्धांत। शक्ति विभाजन का ये चौथा सिद्धांत है बहुलवादी सिद्धांत, जो उपयुक्त तीनों से भिन्न है बिल्कुल। वर्ग प्रभुत्व, विशिष्ट वर्गवाद एवं नारीवाद ये दावा करते हैं कि शक्ति का प्रयोग क्या हुआ? समाज में दो वर्ग बांटता है, शक्तिशाली और शक्तिहीन। परंतु बहुलवादी क्या कहते हैं? इनके अनुसार समाज में सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर अनेक समूह में बटी होती है। उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन समूह के बीच सतत सौदेबाजी चलती रहती है। अतः शक्ति के आधार पर समाज में शोषणकारी व्यवस्था नहीं होती। यह भारतीय अवधारणा है, ध्यान रखना, अंडरलाइन करो इसको। बहुलवादी सिद्धांत कौन सी अवधारणा, किसकी अवधारणा? भारत की, जो शोषण अथवा वर्ग संघर्ष पर आधारित नहीं होकर के किस पर आधारित? उत्तरदायित्व पर आधारित है, जिसकी मान्यता है कि शक्तिशाली होने का अर्थ है सार्वजनिक हित के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना। इसमें शक्तिहीन को शक्ति संपन्न बनाकर समरस समाज की स्थापना पर जोर दिया गया है। तो हमने देखा अशक्ति का रूप, पावर, शक्ति और बल प्रभाव में भेद किया हमने। उसके बाद हमने देखो मोटे मोटे रूप से देखना, इसमें हमने देखा शक्ति में किताबें हैं जो टॉमस हॉब्स ने लेवियाथन लिखी, अंडरलाइन है ना। उसके बाद देखो किसने, मैकाइवर ने कौन सी लिखी? द वेब ऑफ गवर्नमेंट। और लास्वेन की पुस्तक कौन कब क्या, हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, ये हमें अंडरलाइन रखनी है। ऑर्गेन्स्की की जो कोटेशन है हमें इसको याद रखना है, परफेक्टली याद रखना है। इसके बाद हमने देखा शक्ति के रूप, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति। शक्ति की संरचना देखी हमने किसके आधार पर? वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत के आधार पर, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के आधार पर, नारी सिद्धांत के आधार पर और बहुलवादी सिद्धांत के आधार पर। इसके आगे का जो हम हिस्सा है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। कृपया इसको अच्छे से ध्यान से याद करें। धन्यवाद।